नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मित्रों, आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं वो हैं डॉक्टर विकास दवे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो सर जो हैं साहित्य कला परिषद में निदेशक हैं, तो हम सर का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनके जीवन के विषय में, उनके साहित्य के विषय में। तो स्वागत है सर बहुत बहुत आपका एक बार। धन्यवाद गोविंद जी। आज आपके चैनल के साथ जुड़ करके और साहित्य के संबंध में थोड़ी बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ और साथ ही आपके चैनल पर लगातार जुड़े रहने वाले साहित्य अनुरागी जितने दर्शक हैं उन सबको भी मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो सर, सबसे पहला हमारा जो सवाल होता है कि सबकी एक इंटरेस्टिंग जर्नी होती है इस फील्ड के लिए। मतलब सब कैसे ना कैसे इस फील्ड में जिनका कला में रुचि है वो कला साहित्य सब अपने अपने एक रास्ते के जरिए आते हैं। आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? गोविंद जी, सच कहें तो मेरी यात्रा का प्रारंभ जो था वो वास्तव में साहित्य के साथ नहीं हुआ था। साहित्य मेरी अभिरुचि था, लेकिन हम कई बार अनुभव करते हैं इस बात को कि व्यक्ति प्रारंभ से अपने अध्ययन के दौरान ही साहित्य से जुड़ जाता है। लेकिन मैं चूंकि एक बहुत छोटे से स्थान से आता हूँ, रतलाम जिले के अंतिम छोर पर, जहाँ से राजस्थान लगभग 4 किलोमीटर बचता है, और बहुत छोटे से कस्बे नुमा एक शहर में हम लोग थे और वहीं मेरा जन्म हुआ। पूरा बाल्यकाल वहां पर बीता और स्वाभाविक रूप से उस युग में चूंकि प्राइवेट स्कूल या उस प्रकार की उस स्तर की शिक्षा की व्यवस्थाएं होती ही नहीं थी। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े और ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़े जहां पर टाट पट्टियां भी नहीं होती थी। थैला भी अपने साथ लेकर के हम लोग जाते थे, बस्ता उठा करके। तो उसी में अध्ययन करता रहा। और एक दूसरा जो मुझे भी कई बार आश्चर्य लगता है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा। हायर मैथमेटिक्स से मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, पीएचसी तक की पढ़ाई की, तब तक साहित्य से मेरा केवल शौक के रूप में जुड़ाव रहा। ये जरूर कहूंगा कि पारिवारिक परंपरा से हमारे यहाँ पर स्वाध्याय का वातावरण था और पिताजी भी चूंकि संस्कृत वाङ्मय के और भारतीय विद्याओं के अच्छे ज्ञाता थे, तो उन्होंने बाल्यकाल से मुझे इन सारी विद्याओं से जोड़ा। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय रहा कि मैं जब 6ठी कक्षा में पढ़ता था तब पिताजी ने मुझे जन्म पत्रिकाएं बनाना ये सब सिखाया। मैं एक दिन में बैठ करके, यानी 6ठी 7वीं कक्षा में जब था तब मैं 8-8 10-10 जन्म पत्रिकाएं प्रतिदिन की बना लिया करता था। तो इन सब कामों से जुड़ा। पिताजी ने मुझे मुखाकृति विज्ञान से जोड़ा, उसका साहित्य पढ़ने को दिया, मुझे हस्तरेखा से जोड़ा। तो भारतीय विद्याओं के प्रति एक अनुराग सा मन में था। फिर उसके बाद एक अच्छा काम ये हुआ कि उन्होंने मुझे एक वाचनालय से जोड़ा। उस जमाने में एक जैन समाज के ट्रस्ट का बहुत अच्छा ग्रंथालय हमारे यहाँ हुआ करता था। तो लगभग आप समझिए कि 8वीं 9वीं कक्षा तक आते आते मैंने उस वाचनालय के लगभग सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे। इस समय पर बच्चे सामान्यतः मेरी अवस्था में गीता को पढ़ना तो यानी बड़ा टेढ़ी खीर मानते हैं। उनको लगता है कि गीता कैसे पढ़ना। उस समय में लगभग 8वीं 9वीं कक्षा तक आते आते मैंने सावरकर जी की टीका पढ़ ली थी, गांधी जी की टीका पढ़ ली थी, तिलक जी की टीका पढ़ ली थी, और ओशो के जो गीता दर्शन के 18 खंड थे वो 18 खंड की किताबें भी मैं पढ़ चुका था। तो ये तो एक आध्यात्मिक अभिरुचि और साहित्यिक अभिरुचि, ये दोनों। मैंने बाल साहित्य में चूंकि उस उम्र में अधिक रुचि रहती है, तो मैंने विश्व बाल साहित्य के जितने बड़े बाल उपन्यास और ये सब थे, ये उस छोटे से कस्बे में रह करके पढ़े मैंने। काठ का पुतला, सिंदबाद जहाजी, इन्हें अरेबियन नाइट्स की जितनी कथाएं थी वो सब तो पढ़ी ही पढ़ी थी। पश्चिम जगत की भी जो प्रसिद्ध कथाएं हैं वो सब भी मैं उस समय पढ़ गया। तो ये अपने आप ही मेरी जो है वो रुचि साहित्य से बनती चली गई। और बाद में तो फिर जब थोड़ी समझ पकड़ी, तो ये बात मैं वास्तव में इसलिए भी बता रहा हूँ कि दर्शकों को ये ध्यान में आएगा कि कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी रुचि के अनुसार पढ़ाई करते हैं तभी हमारी रुचि के क्षेत्र में हम जा पाते। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा और मेरी पढ़ाई समाप्त होने के बाद फिर से मैंने साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया और मेरा फिर स्नातकोत्तर स्नातक फिर से हुआ। हिंदी साहित्य के साथ एमफिल भी किया, पीएचडी किया। तो ये सब पढ़ाई छूटने के 15 वर्ष बाद दोबारा मैंने किया। और फिर साहित्य से जुड़ता चला गया। तो मैं चूंकि शिक्षण के क्षेत्र में भी रहा और जब आचार्य रहा तो बच्चों को पढ़ाता था, तो मेरे विषय की विविधता हुआ करती थी। हिंदी में रुचि थी इसलिए हिंदी भी पढ़ाता था, संस्कृत भी पढ़ाता था, साथ ही में अंग्रेजी भी पढ़ाता था।
और गणित और ये सब विषय चूंकि मेरे थे ही विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, तो एक प्रकार का विषयों का घालमेल था। लेकिन इसके कारण से मुझे ये जरूर थोड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे विषयों का अध्ययन करने को मिला। और आज जीवन के उत्तरार्ध में जब 50 पार होने के बाद मैं मंचों पर भी जाता हूँ, तो मुझे कई बार ये आभास होता है कि इन सारे विषयों पर चर्चाएं करने में अब जो सुविधा मुझे अनुभव होती है वो बाल्यकाल की उस नींव के कारण होती है। ओके, अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे आपके कॉलेज, जब आपने कॉलेज इंदौर से ही किया? जी, मेरा रतलाम से हुआ। ओके। चूंकि मैं रतलाम जिले के एक छोटे कस्बे से था, वहां पर महाविद्यालय था नहीं जी। तो रतलाम के महाविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई थी। लेकिन बाद में मुझे प्राइवेट ही करना पड़ा। मैं स्वाध्याय विद्यार्थी के रूप में ही रहा, रेगुलर विद्यार्थी नहीं रह पाया बाद में कॉलेज में। लेकिन बाकी सारा अध्ययन मेरा बाद में। हाँ, ये जरूर हुआ कि अध्ययन छूट जाने के 15 वर्ष बाद जब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया, एमफिल पीएचडी जब किए, तब तक मैं संपादक हुए मुझे 10-12 वर्ष हो गए थे एक बाल पत्रिका में। तो और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हुए भी मुझे लगभग 1.5 दशक हो गया था। तो ये मेरे लिए हिंदी साहित्य की पढ़ाई जब मैं कर रहा था, तो मुझे जो पढ़ाने वाले प्राध्यापक थे वो सब मेरे साथ अत्यंत मित्रवत व्यवहार करते थे। और मैं भी पूरी विनम्रता से, शिष्य भाव से कक्षा की अंतिम बेंच पर बैठ करके पढ़ा करता था उनसे। तो ये संपादक बनना आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हुआ? हाँ, ये तो बिल्कुल था। मैं जिस समय शिक्षक था, आचार्य रहा, उसी दौरान मैं वास्तव में प्रमोट होकर के इंदौर आया था। हमारे एक विद्यालय में प्राचार्य होकर के पहुंचा मैं। और उसी समय में निश्चित तौर पर वो टर्निंग पॉइंट था कि देवपुत्र बच्चों की एक बड़ी पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती है जी। तो उनके जो यशस्वी संपादक जी हैं, कृष्ण कुमार जी अष्ठाना, उनकी ओर ये दायित्व आया ही था 1 वर्ष पहले, यानी 1991 में देवपुत्र अष्ठाना जी को प्राप्त हुआ कि भाई अब आपको इसको संभालना है। और 1992 में फिर मैं संपर्क में था ही, तो मुझे उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि आप लगातार लिखते भी रहते हैं देवपुत्र में, तो आप इसके संपादन से जुड़ जाइए। तो मेरा सौभाग्य रहा कि तब से लेकर के फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अब लगभग 30 वर्ष हो गए बाल पत्रकारिता में काम करते हुए, और 3 वर्ष से यहाँ साहित्य अकादमी का काम भी देख रहा हूँ मध्य प्रदेश शासन की। बिल्कुल, ये इसके लिए हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्योंकि एक होता है ना कि आजकल के समय में जो लिटरेचर व ये साहित्य, ये एकदम विलुप्त सा होता जा रहा है। अगर हम न्यू जनरेशन की बात करें तो पढ़ना एक, क्योंकि ये गूगल का माध्यम है, एक फिंगर पॉइंट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो लोग जो जिस तरीके से हम लोग लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, पेज उलटते, हम उनके छायाचित्रों को देखते थे, वह जो लिखा हुआ पढ़ते थे, वो मेरे ख्याल से बहुत कम हो गया है ये चीजें। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? निश्चित बात है। आपने जो शब्द प्रयोग किया, यही शब्द प्रयोग इन दिनों हम लोग भी लगातार बच्चों के संबंध में जब बातचीत करते हैं जी। उन मंचों से मैं ये बार बार आग्रह करता हूँ, क्योंकि मैं बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और बाल पत्रकारिता से ही पीएचडी किया, बाल साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ। हम लोगों ने एक शोध केंद्र की स्थापना की है इंदौर में अपनी बाल पत्रिका के साथ जी। और देवपुत्र परिसर में ही वह शोध केंद्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। भारत का वो अपने आप में अकेला शोध केंद्र है जहां से हम लोग लगभग 80-85 शोधार्थियों को पीएचडी डीलिट के लिए शोध कार्य संपन्न करवा चुके हैं। तो उस शोध के जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसमें लगातार इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि नई पीढ़ी जो है उसकी आंखें अंगूठे पर आ गई है, लगातार मोबाइल के संपर्क में रहती है, गूगल गुरु के संपर्क में रहती है। इस कारण से जो हानि हो रही है नई पीढ़ी के बच्चों की, वो केवल हानि, मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चे इन दिनों सूचना के बवंडर में घिरे हुए हैं। मैं इसको सूचना की सुनामी कहता हूँ। बिल्कुल। उस सूचना की सुनामी में बच्चों को ज्ञान और नॉलेज, जीके तो अपडेट हो रहा है लेकिन इसके बीच अंतर पता नहीं, वो इसी को ज्ञान मानने लगे। तो मैं कई बार उदाहरण के रूप में मजाक में कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बच्चों को ये तो पता रहता है कि दुनिया में सबसे दूर तक थूकने का रिकॉर्ड किसने बनाया, किस देश का व्यक्ति है, उसका नाम क्या है। बिल्कुल। लेकिन हमारा यही बच्चा अगर मैदान में खेलते हुए गिर जाए और उसकी कोहनी फूट जाए तो उसको ये पता नहीं है कि हल्दी लगाने से ये खून बहना बंद हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सूचना और ज्ञान का अंतर है। तो ये थूकने के रिकॉर्ड जीवन में काम नहीं आते हैं, और जो ज्ञान जीवन में काम आता है वो ज्ञान बच्चों को प्राप्त नहीं हो रहा है गूगल से। बिल्कुल। और दोनों के बीच के अंतर को हमको पाटना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकली ज्ञान है, ये तो मतलब किसी का दिया हुआ ज्ञान ऐसे हम नहीं बोल सकते। ये जो प्रैक्टिकल करके लोग सीखते हैं, जैसे हम लोग बचपन में, जो आप बोल रहे हैं ना कि कहीं गिर जाए चोट, तो
एक जड़ी हुआ करती थी। अगर वो चीजें हमें नहीं मालूम है कि वो खेल के मैदान में कहीं भी मिल जाती थी, वो बस निकाल के उसका जो दूध होता था वो लगा दो तो ठीक हो जाता। तो इस तरह सच की बात है। चीजें मेरे आंकड़े ख्याल से। आंकड़े आंकड़े के पौधे हमको हर कहीं दिखाई देते थे। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आज भी ये सारी चीजें जानते हैं। बिल्कुल। कौन सा पत्ता लगा लेना है, क्या कर लेना है, नीम के पत्ते को पीस के 2 पत्थर पर वो लगा लेते हैं। तो कई उपचार बच्चे जानते हैं। और इस दृष्टि से मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो शहरी क्षेत्र का या अभिजात्य वर्ग का बच्चा है, जी, उससे अधिक ज्ञान ग्रामीण पृष्ठभूमि ग्रामीण के बच्चे। बच्चों का होता है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल नॉलेज तो उनका बहुत जी। जबरदस्त है। और स्वाध्याय की कमी का जहां तक प्रश्न है, आपने जो मूल प्रश्न जहां से प्रारंभ किया था, जी, ये तो इसलिए भी हो गया है ना कि हमारे यहाँ देखिए गोविंद जी, मैं कई बार इस बात को अनुभव करता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी रहा। हमारे यहाँ पर हमारे जो भारतीय वाङ्मय है, उन्होंने कहा विद्या की प्राप्ति किस लिए करना है। तो उसका एक मूल मंत्र हमारे यहाँ पर आता है कि सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या और ज्ञान वो जो मुक्तता प्रदान करता है। अब आज के बच्चे की दिनचर्या आप देख लीजिए शिक्षा की, तो रफ कॉपी, फेयर कॉपी, शब्दार्थ की कॉपी, व्याकरण की कॉपी, त्रैमासिक, 6 मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल और तमाम प्रोजेक्ट। इस बच्चे को आप मुक्तता प्रदान करना कहते हैं क्या? कुछ इसको नहीं चारों तरफ से, जैसे वो जादूगर का खेल होता है ना, कि सांकलों से बांध करके एक बक्से में बंद करके ताला लगा करके स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, वैसी हालत हमने बच्चों की कर रखी है। बिल्कुल। और वो इसलिए ये चीज तो मैं भी फेस कर रहा हूँ अभी। मानता हूँ कि हाँ, ये बाल साहित्य ही इसका एकमात्र उपचार है, वही। इस और पूरी ये मुक्तता को प्रदान करने के लिए। ये मेरे ख्याल से ये सारे लोग अभी वही फेस कर रहे हैं। पहले छुट्टियां होती थी गर्मियों की, जो लगातार कम से कम 2 बिल्कुल। महीने की होती थी। आजकल बच्चे खुद परेशान हैं कि वो छुट्टियों में जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि फिर बीच में फिर से क्लासेस शुरू होंगी, फिर छुट्टियों से वापस बिल्कुल। आना। ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से इस पे जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें इन सब चीजों पे विचार करना थोड़ा जरूरी है। सच बात है। और दूसरी बात, आपकी हमारी पीढ़ी तक तो गोविंद जी हम लोगों ने अनुभव किया होगा इस बात को जी, कि हम लोग भले ही भौतिक संसाधनों से दूर विद्यालय थे हमारे। मैं बिल्कुल। नहीं कहा कि हमारे यहाँ पर टाट पट्टी तक नहीं टाट-पट्टी होती नहीं थी, होती थी। केला साथ लेकर, लेकिन हमारे मन में एक आकर्षण होता था विद्यालय के प्रति। उस विद्यालय के परिसर में आज भी मैं जब प्रवेश करता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, अभी थोड़े दिन पहले मैं जिस सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ आलोट में, रतलाम जिले के आलोट में, तो उसकी एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ। अब चूंकि उन लोगों को लगता है साहित्य अकादमी के निदेशकों का है, हमारा पूर्व छात्र है, तो उन्होंने मुझसे एक लेख लिखने को कहा। ओके। तो मैं लगातार सोच रहा था कि अपने उस बाल्यकाल की स्मृतियों को सदैव ताजा रखने वाले विद्यालय को आखिरकार किस उपमा से उसको एक उपमानित करूं मैं, कि मुझे पता लगे कि वास्तव में ये विद्यालय कैसा लगता है। जी, तो अंततः मुझे जो सूझा वो केवल एक वाक्य सूझा कि जैसे गर्भ से बच्चा बाहर आता है और कई बार वो अल्प विकसित होता है, तो डॉक्टर्स एक इंक्यूबेटर रखते हैं, यंत्र। वो यंत्र इस काम में आता है कि बच्चा जब बाहर आया तो बाहर की दुनिया से घबराता है, तो जी, उसको माँ के गर्भ की अनुभूति देने के लिए वो यंत्र होता है। वैसी ही ऊष्मा उसमें होती है, वैसी ही कोमलता होती है। आज मैं अपने उस सरकारी स्कूल में जाता हूँ तो मैं इंक्यूबेटर की तरह अनुभव करता हूँ। वाओ। तो ये जो उपमा मेरे दिमाग में आई, ये क्यों आई, इतने वर्ष बाद क्यों आई उस सरकारी स्कूल के प्रति? क्योंकि वास्तव में हम लोगों ने एक प्रकार से उस बच्चों की तरह, हमारे मन में कभी अध्यापकों को लेकर के कोई ऐसा अपमान का भाव नहीं होता था। बिल्कुल। न उस जमाने में कोई हम ऐसे मारपीट के दृश्य देखते थे कि अध्यापकों को बच्चे गाली दे करके जा रहे हैं। लेकिन इस सब में मुझे ऐसा लगता है कि अपनी शिक्षा पद्धति की, जो आपने बातचीत की नई शिक्षा पद्धति की, जी, उसमें एक परिवर्तन मैं बार बार कई मंचों से आग्रह करता भी रहा, एक परिवर्तन हम लोगों को लाना चाहिए। हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति जो रही, उसकी विशेषता क्या थी, आपको भी ध्यान में आएगा। हमारे सारे ग्रंथ जो आए हैं उसमें क्या होता है, कुछ शिष्य बैठे हैं और वो जिज्ञासा प्रकट करके गुरु से प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल। उवाच आप कहीं भी देख लेंगे, शौनकादिक ऋषि बैठे हैं, सूत जी जवाब दे रहे हैं, व्यास जी जवाब दे रहे हैं। ये क्या है? शिष्य प्रश्न कर रहे हैं और गुरु जवाब दे रहे हैं। ये भारतीय शिक्षा पद्धति थी और उसमें से वेद, पुराण, स्मृति, दर्शन, उपनिषद सब कुछ प्रकट हुए। आज की कक्षा कक्ष को आप देखेंगे, मेकाले की शिक्षा पद्धति जो जब से लागू हुई हमारे यहाँ अध्यापक प्रश्न करता है और विद्यार्थी जवाब देता है। ये उलटबाजियां चल गई हमारे, और इसके कारण से विद्यार्थी स्कूल से भी दूर हुआ और अध्यापक से भी दूर हुआ, क्योंकि अध्यापक से भय खाने लगे बच्चे। अध्यापक कहता है सुरेश तुम ये बताओ, रमेश तुम ये बताओ, और सुरेश और रमेश दुबके हुए रहते बेंच के पीछे, डरे हुए रहते, हमसे कुछ और जवाब नहीं दे पाए तो टेबल पर खड़े हो जाओ, स्कूल के बाहर जाकर के दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ।
तो ये जो तारे जमी पर लगातार दिखाई दे रहे हैं हमको, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में, इन तारे जमी पर को फिर से आसमान में स्थापित अगर करना है तो बच्चों को ये साहस प्रदान करना पड़ेगा कि वो अध्यापक से प्रश्न करना सीखे। केवल एक परिवर्तन आ गया तो पूरी शिक्षा पद्धति बदल जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। ये मैंने अभी है ना, लास्ट कोविड से पहले एक फ्रांस के लिए एक मैंने सिलेबस डिजाइन किया था, जिसमें जैसे गुरुकुल पद्धति में होता था ना कि सुबह योगा के साथ क्लासेस शुरू हो, ये सारी चीजें। तो मैंने वो सारी चीजें मतलब उसमें डाला कि वो लोग तो ऑलरेडी वेस्टर्न पढ़े हुए हैं, उनको वेस्टर्न आर्ट का खूब नॉलेज है, लेकिन उनको इंडियन आर्ट का नॉलेज नहीं। अपने यहाँ मोस्टली सब इन्फ्लुएंस होते हैं आर्ट में, बाहर से जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो उनके काम में भी दिखता है। अपने यहाँ की जो वास्तविक भारतीय कला है वो तो विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। दूसरे लोग जरूर एडप्ट कर रहे हैं जो बाहर से आके कर रहे हैं। तो मैंने उस सिलेबस में यही किया था कि मैं वहाँ पे सिर्फ इंडियन आर्ट को ही इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसके वजह से वो लोग जब यहाँ आए तो उन्हें वो कुछ ऐसा लगे कि हम तो ये पढ़े हुए हैं। तो वो सारी चीजें मतलब अगर गुरुकुल पद्धति के अनुसार हम चलें तो बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। उसमें मेन ये है कि गुरु के प्रति आदर वो बहुत कम हो रहा है आज के समय में, तो जो कि बहुत दुखद है। अच्छा, विदेश में आपने फ्रांस की बात की, मैं भी पिछले दिनों जब पेरिस की यात्रा पर गया था, फिजी की एक यात्रा पर होकर के आया। हालांकि ये साहित्य की यात्राएं थी, लेकिन मैंने भी पश्चिमी शिक्षा जगत के कई सारे ग्रंथ मानते हैं, वो एक प्रकार से आदर्श है। फिनलैंड की पूरी शिक्षा पद्धति एक प्रकार से भारतीय शिक्षा दर्शन को एडॉप्ट उन्होंने किया हुआ। ओके, ये आश्चर्यजनक रूप से, ये ठीक है, उनके मानक अपने प्रकार के हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, लेकिन भारतीय शिक्षा दर्शन को वो जस का तस स्वीकार कर रहे हैं। यानी हम लोग जैसा कहते हैं कि खुले में बच्चों को शिक्षा देना, आप पर्यावरण पढ़ा रहे हो और पर्यावरण पढ़ाने के लिए आप ईंट गारे पत्थर की दीवारों में घेर करके बच्चों को बैठे हो, आप बगीचे में ले जाकर के पढ़ाओ ना पर्यावरण बच्चों को। ये चीजें फिनलैंड की शिक्षा पद्धति में आ गई है। और वहां के एक बड़े शिक्षा शास्त्री से मेरी जब बातचीत हुई, गणित के प्राध्यापक थे वो, और लगभग वहां के 150 स्कूलों का मैनेजमेंट पूरा देखते हैं। उन्होंने कहा कि सर हम लोग अभी भारत आने वाले, मैंने कहा कोई विशेष प्रवास का कोई खास उपक्रम है? तो उन्होंने कहा कि वैदिक गणित के बारे में हमको जानना। अब आप कल्पना करिए, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल एक तरह से त्याग करके कोने में पटका हुआ है। आज हम सब एबेकस के पीछे भाग रहे हैं, उन लोगों ने एबेकस को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पद्धति है, ये पद्धति बच्चे के मानसिक विकास को एक तरफा कर रही है। बिल्कुल, बच्चा एक प्रकार से बड़ा मशीनीकृत हो रहा है उससे, जबकि वैदिक गणित की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि उसमें सहज रूप से गणित पढ़ सकता है बच्चा। तो कहने का तात्पर्य, अब दुनिया हमको स्वीकार रही है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम भी अपने इस गौरवशाली अतीत को समझने का प्रयास करें खासकर। और मेरे ख्याल से हमें एडॉप्शन से बचना चाहिए। जो यहाँ के मतलब मैं आर्ट फील्ड की ही बात कर रहा हूँ कि जो एडॉप्शन होता है ना, कि दूसरे से देख के प्रभावित होना कि बाहर क्या चल रहा है, वो सारी चीजें लोग हमारे यहाँ आके सीख रहे हैं और वही चीज लेके वो अपने और ये कर रहे हैं, तो हम क्यों फिर अपने चीजों से भटके। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अभी आपके प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को शुरू करते हैं। चलेगा। मेरे कुछ चित्र आपने इकट्ठे किए हुए हैं शायद इन दिनों में, चूंकि सोशल मीडिया पर विगत 10-15 वर्षों से लगातार सक्रिय हूँ, तो मेरी सारी गतिविधियां सोशल मीडिया पर रहती है। तो लोक परंपरा की ओर तो लौटना ही चाहिए, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे गायन हो, चाहे नृत्य हो और साहित्य। सर, हम कुछ मेमोरीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं अब। ये लाल कृष्ण जी आडवाणी के साथ मैं बैठा हूँ। इस चित्र का संदर्भ में आपको बताऊं कि ये माननीय आडवाणी जी उस समय उप प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो अटल जी की बाल कविताओं पर केंद्रित एक विशेषांक हम लोगों ने प्रकाशित किया था। और आडवाणी जी ने पूरे सम्मान को प्रकट करते हुए उस युग की जो एक मर्यादा और शुचिता होती थी राजनीति की, तो उन्होंने कहा कि अटल जी की बाल कविताओं पर विशेषांक है तो उसका विमोचन मैं करूं, स्वतः कहा। और उसके बाद दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन था कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रेस से मिलिए कार्यक्रम इतना बड़ा देखा था। लगभग 150 तो चैनल थे उसमें और लगभग 100 से ज्यादा अखबारों के संपादक और पत्रकार वहां उपस्थित थे। और आडवाणी जी का ये बड़प्पन ही कहूंगा कि उप प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने पहले माइक उठाया और कहा कि भाई देखिए, निमंत्रण मैंने दिया आप लोगों को, लेकिन आज का जो विषय है वो विषय आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। आप सब लोग पत्रकारिता में लगातार व्यस्त रहते हैं,
तो आपके बच्चों के संस्कार की तरफ, उनके मनोविज्ञान की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अपने साथ विकास जी बैठे हुए हैं और ये इस सब विषय के ज्ञाता है, तो इसलिए आज पूरी बातचीत ये करेंगे, मैं भी इनको सुनूंगा और आप भी इनको सुनिए। ओके। तो ये बड़प्पन है हमारे पुराने कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने इतना स्नेह दिया, और वो बहुत अद्भुत कार्यक्रम रहा था, मेरी स्मृतियों में हमेशा ताजा रहता है। बिल्कुल। और वो तो प्रेम रहता है सर, इतने बड़प्पन होने से एक अलग तरह का, एक इतने सारे लोगों से मिलना जुलना, वो भी एक अलग अनुभव होता है। माननीय गोविंदाचार्य जी बैठे हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध चिंतक विचारक हैं, और उनके साथ मैंने उसमें युवा कुछ थे और कुछ बच्चे थे। बच्चों और युवाओं के बीच हमने इंदौर में ही एक बड़ा आयोजन था, और उसमें ये विषय रखा था कि हमारा जो प्राचीन वाङ्मय, हमारे जो धर्म ग्रंथ से लेकर के हमारे ज्ञान परंपरा के जितने ग्रंथ हैं, उस भारतीय परंपरा के ज्ञान में पर्यावरण का क्या स्थान है, नदियों को लेकर हम क्या सोचते हैं, कुएं, तालाब, बावड़ी को लेकर के, पेड़ पौधों को लेकर के। और उसके दो हिस्से हमने रखे थे उस व्याख्यान सत्र के। तो पहले सत्र में गोविंदाचार्य जी ने प्राचीन ज्ञान परंपरा के विषय को लिया था, और मैंने नई ज्ञान परंपरा में पर्यावरण चिंतन। ओके। तो उसमें कई उदाहरण रख करके हम लोगों ने बच्चों को और युवाओं को संबोधित किया था। मेरे जीवन का तो ये सौभाग्यशाली क्षण मानता हूँ मैं, गोविंदाचार्य जी के साथ बैठने की धृष्टता में कर रहा हूँ उस मंच पर। बिल्कुल सर। ये भी एक बच्चों की लेखन कार्यशाला का दृश्य। हम इस तरह के कार्यक्रम हम खूब करते रहते हैं। इस दूसरे चित्र में राकेश सिन्हा जी दिखाई दे रहे हैं। टीवी चैनल और डिबेट में हम सब लोग देखते रहते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और अब तो राज्यसभा के सांसद हैं वे, और अच्छे चिंतक विचारक और पुस्तक लेखक के रूप में उनकी ख्याति है। तो हम लोग कई कार्यक्रमों में साथ भी रहे बाद में। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम का यह दृश्य। तारिक फतेह जी तो मुझे लगता है कि हम में ऐसा कोई नहीं होगा जो उनका फैन न हो। बिल्कुल बिल्कुल वक्ता के रूप में उनकी ख्याति रही, और विशेष करके मजहबी कट्टरता के विरुद्ध जो शंखनाद उन्होंने किया, और आत्मावलोकन करते हुए अपने ही मजहब की कमियों को इंगित करना, और कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों को बार बार इस बात का आग्रह करना कि हमारा धर्म मजहब जो है वो बदनाम हो रहा है अपनी इन कट्टर आदतों के कारण से। तो ये जो आत्मावलोकन की प्रक्रिया और खुल करके बोलना, ये तारिक फतेह जी ने वास्तव में किया। हम लोग एक कार्यक्रम में साथ थे, तो वहीं पर हम लोगों की बातचीत चल रही है दोनों की। वो भी नहीं रहे, आपके मंच की ओर से मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नहीं, बिल्कुल। ये अभी जब मुझे समाचार प्राप्त हुआ था तो मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि जब हम कभी टीवी चैनल पर देखते थे ना, बेबाकी उनकी जो थी, वो हम उनकी कमी तो खलेगी हमेशा। निश्चित निश्चित। हालांकि अब दूसरी पीढ़ी भी तैयार हुई है। ओके। हाँ, ये चित्र तीजन बाई के साथ का है। अभी हम जिस लोक साहित्य और लोक कला की बात कर रहे थे, उसकी एक प्रकार से प्रतीक है तीजन बाई। पंडवानी के लिए ख्याति है। मध्य प्रदेश जब संयुक्त होता था तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही थे। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी प्रख्यात लोक कला है, जिसमें महाभारत की कथाओं को एक विशिष्ट शैली में सुनाया जाता है, और तीजन बाई उसकी एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर है जी। तो पंडवानी गायन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, और पूरी दुनिया में बड़ा सम्मान के साथ इनको देखा जाता है जी। सर, जैसे आप बोले ना कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ, उसका मैं भुगत भोगी हूँ। ओहो। आप भी मध्य प्रदेश में रहे उस समय, इसलिए जी। मेरा भोपाल बोर्ड हुआ करता था, पर जब कट के वो वहाँ हुआ तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो फिर मैं अंबिकापुर से बेसिकली। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। चित्र भी हमको बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। बाल कवि बैरागी जी के साथ में बैठा हुआ हूँ। बाल कवि बैरागी जी मालवी के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हुआ करते रहे, और उनका भी स्वर्गवास हो गया। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में एक मर्यादा और शुचिता की राजनीति उन्होंने की, और विशेष करके एक परंपरा जो हम लोग कहते हैं ना गोविंद जी की, माखनलाल चतुर्वेदी जी से लेकर के ईश्वरचंद विद्यासागर तक, और उस युग के सभी पंत निराला, सब लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधाराओं से तो प्रभावित रहे ही, कोई बच भी नहीं पाता है। लेकिन उस परंपरा के आधुनिक युग के राजनेता बाल कवि बैरागी जी को मैं मानता हूँ। इन्हें आप सोचिए कि उस युग के समकाल के केंद्रीय नेतृत्व के भाषण वो लिख करके दिया करते थे, ऐसा लोगों को पता रहता था। लेकिन अपने उस संबंधों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। जो वो व्यक्ति जिन संघर्षों में से निकल करके आया, उनके साक्षात्कार में कई बार हम लोग सुनते रहे कि उन्होंने अक्षरशः भीख मांग करके जीवन यापन किया। पर ये तो बिल्कुल अलग, और अपने लिए कुछ नहीं मांग।
ये कितनी बड़ी बात है। और फिल्मों में तो बालकवि बैरागी जी के बहुत सुंदर सुंदर गीत है। बैरागी जी के साथ हम लोगों का वास्तव में बहुत रहा। मुझे तो बड़ा आनंद आया था, एक बार उन्होंने बताया कि मैं चंदा तू चांदनी, हीर रांझा के और कई अच्छी फिल्मों के गीत जब उन्होंने लिखे तो लता जी को वो गीत इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस समय लैंडलाइन के फोन हुआ करते थे, तो ये तो छोटे से गांव मनासा के रहने वाले थे नीमच के पास, तो उन्होंने लैंडलाइन से फोन किया। तो घर में चूंकि माता जी तो एकदम नितांत गृहिणी, हम जिसको लुगड़ा पहन करके घर में रहने वाली माँ थी वो हमारी, तो जैसे ही उधर से एक मीठा सा स्वर फोन पे सुनाई दिया तो एक सहज स्वाभाविक महिलाओं में जैसा होता है कि बैरागी जी से मुझे बात करनी है, तो वो तो जानती नहीं थी कौन बोल रहा है, कौन बोली रही ऐसे मालूम में पूछा तो बोले मैं लता बोल रही हूँ। तो उन्होंने बैरागी जी को फोन देते हुए कहा लो लतूड़ी बोली रही है। अब श्रद्धेय लता जी हमारे बीच नहीं है, भारत कोकिला और बैरागी जी भी नहीं है, लेकिन ये जो सहजता लोक की है कि माँ को लगा पता नहीं कौन लड़की बात कर रही है पतिदेव से फोन पर, और फिर लता जी ने उनकी प्रशंसा की, कहा कि कितने सुंदर गीत आपने लिखे हैं और इन गीतों को गा करके मेरा जो है जीवन सफल हो गया। तो ऐसे बैरागी जी का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता रहा, उनके साथ रहता हूँ। ओके नहीं, वाकई आपके बहुत सारे लोगों से मैंने जब ये फोटोग्राफ देखे ना, मैं गदगद हो गया। ये स्मृतियां होती है देखिए, और हर चित्र के साथ ये इन दिनों तो अब जब से मोबाइल आए हैं और इसमें फोल्डर होने लगे तब से हमने एल्बम में झांकना बंद कर दिया, अन्यथा इन्हीं चित्रों को जब हम एल्बम में देखा करते थे तो बड़ा आनंद आता था और भावुक होते थे देख देख करके कि देखिए ये सब लोग हमारे जीवन का हिस्सा रहे। ये दरअसल केंद्र सरकार की एक राजभाषा सलाहकार समिति का दृश्य। मैं विष्णुदेव साय जी के साथ हूँ इस समय, जो इस्पात मंत्री थे केंद्र सरकार में। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में मैं इस्पात मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति में रहा और इन दिनों में विद्युत मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति में। तो विद्युत मंत्रालय के कार्यक्रमों में भी मैं लगातार जाता रहता हूँ, उनके जो बड़े उपक्रम होते हैं उसमें। ये दूसरा चित्र विद्युत मंत्रालय के ही एक बड़े उपक्रम का है। भाखड़ा नंगल बांध का नाम हम सब लोगों ने सुना है, और चंडीगढ़ में उसके हेड ऑफिस पर ये वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये स्वागत कर रहे हैं। ये भी उसी प्रकार की राजभाषा सलाहकार। इस चित्र में डॉक्टर मिथिला प्रसाद जी त्रिपाठी दिखाई दे रहे हैं, संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं और उनका अत्यधिक स्नेह रहता है। वे मेरे लिए गुरु तुल्य और पितृ तुल्य हैं, और चूंकि संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में गिने जाते हैं, अग्रगण्य हैं, इन्हें प्रथम 5 लोग अगर हम गिने भारत के संस्कृत के विद्वानों तो शायद उन 5 में मिथिला प्रसाद जी त्रिपाठी का नाम निश्चित तौर पर आता है। और बहुत स्नेह भी रखते हैं। पणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु रहे, संस्कृत कालिदास अकादमी के 2 बार निदेशक रहे, ये रिकॉर्ड है उनका। अभी कहाँ है यहाँ का? इंदौर में? अभी इंदौर रहते हैं, ये इंदौर में रहते हैं त्रिपाठी जी, और प्रचुर मात्रा में लेखन करते हैं और लोक साहित्य पर खूब अध्ययन है, संस्कृत साहित्य पर पर्याप्त अध्ययन। मैं परसों ही शाम को लगभग 1 घंटे उनके साथ था, तो सौभाग्य मिलता रहता है आपके पास। नहीं बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हम ऐसे गुरुजनों से भी एक बातचीत आपके माध्यम से कभी बातचीत करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। अद्भुत उद्भट विद्वान है संस्कृत के और राम कथा के विशेष करके। क्योंकि ये सब चीजें ना अब मेरे ख्याल से हम डिजिटली अगर स्टोर करके रखें ना तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सच बात है ये। चूंकि हमारे डिजिटल दुनिया को तो मैं इन दिनों कालपात्र का प्रतीक मानता हूँ कि जमाने में पहले होता था ना कि जिन सामग्रियों को हम लोग लंबे समय तक, हजारों वर्ष तक सहेजना चाहते थे, तो उनको तांबे के एक कलश में, बड़े कलश पे रख करके उसको ऊपर से पैक कर देते थे और जमीन में गाड़ देते, ताकि 1000 साल बाद कोई आए और खोद करके निकाले तो उसको हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार पता लगे। ये आधुनिक युग के काल पात्र हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं यूट्यूब पर एक बार सहेज दिया तो इस क्लाउड से ये कहीं नहीं जाने वाला है। 1000 साल बाद भी लोग इसको खंगाल करके निकाल लेने वाले हैं। तो इन पर त्रिपाठी जी के ज्ञान को और बाकी सारे जो हमारे वरेण्य साहित्यकार कलाकार हैं उनको सहेजना चाहिए। ये चित्र अपने यहाँ की सबसे पुरानी साहित्यिक पत्रिका है वीणा, उसके संपादक राकेश शर्मा जी के साथ एक दोनों का हास्य बोध भी इसमें प्रकट हो रहा है। दोनों बातचीत कर रहे हैं। वीणा प्रकाशन वाले वीणा पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका है, और इस समय शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है। 90 वर्ष से ऊपर तो हो चुके हैं उसको प्रकाशित होते हुए। और मुझे लगता है साहित्य क्षेत्र में जीवित पत्रिकाओं में वो सबसे पुरानी है सब। बाकी सारी पत्रिकाएं इसके बाद की है।
बहुत वरेण्य संपादक रहे हैं, कई विद्वान, श्याम सुंदर जी व्यास का नाम भी उनमें है। ये अर्चना चिटनीस दीदी के साथ हूं मैं, और वे हमारी शिक्षा मंत्री भी रही। और अभी प्रारंभ के प्रश्नों के उत्तर में हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, विशेषकर शिक्षा पद्धति को लेकर के, अर्चना दीदी ने उनके शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में 2 बड़े काम किए थे, और उन दोनों से मुझे भी जोड़ा था। उन समितियों का मैं सदस्य रहा था। हमने पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को जोड़ने के लिए एक समिति का निर्माण किया था, और उसके बाद हमने ये किया कि बस्ते का बोझ भी ना बढ़े और नैतिक शिक्षा को अन्य विषयों के साथ जोड़ा जाए। ये एक अनूठा काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। गणित के प्रश्नों में नैतिक शिक्षा हो सकती है, अंग्रेजी में, हिंदी में हो सकती है, अलग से किताब नहीं लाना, लेकिन उनमें नैतिक शिक्षा कैसे जोड़ती है। मैं, चूंकि आपके दर्शकों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शायद दर्शकों के बड़े काम का होगा। मुझे उसी समय के कुछ अधिकारियों ने चुनौती देकर के कहा कि गणित जैसे तकनीकी विषय होते हैं, इसमें आप नैतिक शिक्षा कैसे ला पाएंगे। तो मैंने पूरी विनम्रता से उनको कहा था कि अभी मैं आपकी किताबें देख रहा हूँ, गणित की किताबें, उसमें 2 जगह फ्लैग लगा करके लाया था। मैंने कहा एक सवाल है कि एक रामू दूध वाला है, वो दूध में इतने लीटर पानी मिलाता है। मैंने कहा ये आप क्या सिखा रहे हो उस सवाल को हल करके। एक जगह लिखा है कि वो रहमान नाम का एक बच्चा है, उसने 3 अंडे चुरा लिए। मैंने कहा ये आप क्या दे रहे हैं। यदि आप इन्हीं प्रश्नों से जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये प्रश्न पूछें बच्चों से कि एक बच्चे के पास, शहरी क्षेत्र का बच्चा है, उसके पास 15 पेंट है और 25 टी शर्ट है या शर्ट है, और वो देखता है कि उसके घर के सामने एक निर्माण कार्य चल रहा है मकान का, और एक वनवासी परिवार रहता है वहां पर, मजदूर परिवार, और उसके बच्चों के पास ठंड से तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं है। ये बच्चा अपनी 5 पेंट और 6 शर्ट जो है वो ले जा करके अपने हम उम्र उस बच्चे को दे देता है। उसके पास अब कितने शर्ट और कितने पेंट बचे। प्रश्न ये कि जोड़ बाकी गुणा भाग तो बच्चा कहीं से भी सीख लेगा, आप उसको कैसे भी सिखा लेंगे, लेकिन इन प्रश्नों में भी तो नैतिक शिक्षा आ सकती है ना। नहीं, बिल्कुल सर, में पानी मिलाना या अंडे चुराना जरूरी थोड़ा ही है क्या। बिल्कुल, आपने जब बोला ना, मेरे मिलाकर के सीखा रहा उन लोगों ने इस बात को, बाद में हुआ भी अच्छे से। और एक और समिति गीता दर्शन को लेकर के बनी थी। गीता दर्शन को हम कैसे पाठ्यक्रम में समाहित कर सकते हैं, मैं उसका हिस्सा बना था, मेरा सौभाग्य था। तो अर्चना दीदी को देख करके याद आ गई ये दोनों। नहीं, आपने जब ये किस्सा सुनाया ना, तो मेरे रोए खड़े हो गए, क्योंकि ये वाकई ये एक नैतिक शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल हमारे पाठ्यक्रम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वाकई वो बदलना चाहिए। मैं मेरे बेटे का पुस्तक देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इसमें से ये चीजें हटनी चाहिए। ठीक बात है। इस चित्र में बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी और फिल्म कलाकार अच्युत पोद्दार दिखाई दे रहे हैं। हम लोग इंदौर में बच्चों के रंगमंच का एक बड़ा आयोजन करते थे, और लगभग 40-50 नाटकों का मंचन 3 दिन में हम लोग करते थे। तो मोहन जी रेडगांवकर मराठी साहित्य और कला के क्षेत्र का बड़ा नाम है। तो मोहन जी और हम लोग मिलकर के देवपुत्र पत्रिका भी उसमें शामिल होती थी। तो उसमें हम हर एक वर्ष एक बड़े कलाकार को बुलाया करते थे। अच्युत पोद्दार जी को हम 3 इडियट्स के कारण से जानते हैं। आमिर खान को जो डांट करके कक्षा से भगाते हैं और कहते हैं कि मशीन की परिभाषा क्या होती है, उस दृश्य को दर्शक याद करेंगे तो अच्युत पोद्दार जी सहज रूप से पहचान में आएंगे। बिल्कुल। मैं उनके साथ ही बैठा हुआ हूँ मंच पर। इसमें हमारी संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी हैं, और उषा ठाकुर जी यूं तो थोड़ा सा उनका एक दुर्गा वाला स्वरूप ज्यादा प्रचलित है, लेकिन मैं गोविंद जी आपको बताऊं कि उनका क्रोध प्रकट होता है तो वो केवल दुर्जन शक्तियों के लिए होता है। सज्जन शक्ति के साथ हमेशा वो बड़ी संवेदनशील रहती हैं। और एक जरूर मैं बताना चाहूंगा कि उषा ठाकुर दीदी ने एक बड़ा अच्छा प्रयोग स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में किया। वो चूंकि धर्मस्व मंत्रालय देखती है इस समय, अध्यात्म मंत्रालय जो है मध्य प्रदेश का, और संस्कृति मंत्रालय, लेकिन उन्होंने अपनी सीमा से बाहर जाकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया कि सरकारी स्कूल जितने भी हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, तो उनको पहले क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 39 ऐसा कहा जाता था। उन्होंने लगभग 250 विद्यालयों को एक क्रांतिकारी के नाम पर नामकरण किया। और जिस क्रांतिकारी के नाम पर उस विद्यालय का नामकरण किया, उस क्रांतिकारी का एक बड़ा चित्र और उनका पूरा जीवन परिचय, जीवन मृत्यु के वर्ष, कैसे उनको फांसी की सजा हुई या कैसे उनको गोली से मारा गया, या जैसा भी उनकी कथा है, उस कथा को भी एक एक्रिलिक शीट पर बड़े आकार में विद्यालय के प्रवेश द्वार के पास लगाया गया। तो बच्चे अपने विद्यालय का नामकरण किस क्रांतिकारी के नाम पर हुआ, एक तो ये समझने का प्रयास करते हैं, और इस बहाने हमारा चूंकि अभी स्वतंत्रता संग्राम के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है, तो
एक बड़ा काम उषा दीदी ने किया है, और मैं इसलिए हृदय से बहुत सम्मान प्रकट करता हूँ उनके प्रति कि ये आज के युग के राजनेताओं को इस तरह के नवाचार करते रहना चाहिए। नहीं वाकई, और तो दीदी तो सहज रूप हमेशा से लोगों के मन में, हाँ, दीदी राजनीति के हमेशा प्रति जमीन श्रद्धा से भाव जुड़ी तो हुई बहुत हैं है। वो, पहले से ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सरल जी की क्रांतिकारियों पर लिखी हुई कविताएं तो उनको 2500 मुखाग्र है। जब एक ओके। बार सुनाना शुरू करती है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, तो फिर अंतिम पंक्ति तक सुना जाती हूँ। तो वाह। ये विशेषता है। ये वाला चित्र जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमारी संस्कृति मंत्री जी ही साथ हैं, और ये होलकर विज्ञान महाविद्यालय में मंत्री जी उस समय चूंकि सहभागिता वाला जो एक विषय रहता है कि जन भागीदारी समिति की वे अध्यक्ष हुआ करती थी, तो उस नाते उन्होंने विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच में एक व्याख्यान रखवाया था। और उस व्याख्यान का विषय बड़ा रुचिकर था। उसमें उन्होंने नई पीढ़ी के बच्चों को ये बताने का प्रयास किया था कि हमारी प्राचीन परंपराओं में विज्ञान कहाँ कहाँ है। उस विषय को लेकर के मुझे सौभाग्य मिला था, और मैंने बच्चों के बीच में ये विषय रखा था। जी, यहाँ आप देख रहे हैं आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी दिखाई दे रहे हैं, और मेरा सौभाग्य था कि एक बार मैंने वैदिक जी की अध्यक्षता में व्याख्यान दिया था, और यह चित्र जो आप देख रहे हैं, इस चित्र में मेरी अध्यक्षता में वैदिक जी का व्याख्यान हुआ था। लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने पूरा सम्मान देते हुए और मेरे जैसे बच्चे को भी बड़ी आत्मीयता और स्नेह के साथ उस दिन संबोधित किया। मुझे लगता है कि बड़े लोगों का बड़प्पन ऐसे ही अवसरों पर हम लोगों को दिखाई देता है। बिल्कुल जी। सुमित अवस्थी जी बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा नाम है, और हम सब लोग उनकी वाक्पटुता को लगातार चैनल पर देखते ही हैं। और एक बार नारद जयंती का एक कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया था। आद्य संवाददाता या आद्य पत्रकार के नाते हम नारद जी को देखते हैं। उस कार्यक्रम में सुमित जी का व्याख्यान हुआ था। ये तब का दृश्य। ये भी एक बच्चों के कार्यक्रम का ही दृश्य है। बच्चों की लेखन कार्यशालाएं जो हम लोग करते रहते हैं, तो एक बचपन नाम से एक स्कूल श्रृंखला चलती है, तो वहां के सभी बच्चों के बीच में एक बार जाना हुआ था। ये तब का है। अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में हिंदी को लेकर के बड़ा काम होता है। ये दृश्य अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का है। और उस विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय खेम सिंह दहेरिया जी मेरे साथ हैं, और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने वहाँ पर स्वागत सम्मान किया था। वहाँ पर हिंदी को लेकर के और भाषा के उन्नयन को लेकर के कुछ बातचीत करने का अवसर वहाँ के प्राध्यापकों से और विद्यार्थियों से मिला था अवसर। वाकई सर जरूरत तो है हिंदी को, है ना, क्योंकि हिंदी पूरे भारत में मेरे ख्याल से 97% लोग तो जानते हैं, भले 1-2% जो ना नकार करते हैं वो लोग भी जानते ही हैं। जी सर ये चैनल शुरू करने का कारण भी यही था हिंदी में, कि वो इन हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचा जाए। सच बात है, सच बात है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, हमारे यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र के अत्यंत तेजस्वी नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। वैसा ही एक सम्मान का कार्यक्रम था जहाँ पर वे पधारे थे। ये मेरी 5 पुस्तकों का एक साथ लोकार्पण हुआ था कुरुक्षेत्र में। संस्कृति संस्थान एक बड़ा संस्थान है जो बच्चों को संस्कारक्षम साहित्य प्रदान करता है। तो मेरी कुछ 4-5 पुस्तकें वहां से आई थी, जिसमें एक तो आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो उसको लेकर के एक पुस्तक मैंने लिखी थी। एक देश के लिए जीना सीखे मेरी एक पुस्तक थी, उसका भी लोकार्पण वहीं हुआ था। ये किनके प्रकाशन में है सर? ये कुरुक्षेत्र से संस्कृति संस्थान एक है, वो अमेज़न पे उपलब्ध है ये? संभवतः, मुझे एकदम पक्का नहीं पता है। इसमें पीछे की ओर आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी के चेयरमैन साहब भी दिखाई दे रहे थे, गोविंद जी शर्मा भी। ये वाला चित्र जो आया है अब, ये गोवा की पूर्व राज्यपाल, अब वे भी दिवंगत हो चुकी हैं, उनका है, आदरणीय मृदुला सिन्हा दीदी। एक बड़ा अच्छा सौभाग्य मेरा ये रहा कि उनका खूब स्नेह प्राप्त हुआ, और उन्होंने मुझे स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी मनोनीत किया था। मोदी जी के स्वच्छता अभियान में, नवरत्नों में। तो मृदुला दीदी के कारण संपन्न हुआ। पूर्व शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश विक्रम वर्मा जी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं जी। वाह। आचार्य बालकृष्ण जी के साथ मैं पेरिस में हूँ,
और हम लोग जो एक साहित्य महोत्सव हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, तो उसमें कुछ भारतीय परंपरागत विषयों को लेकर के एक पूरी टोली बनी थी साहित्यकारों की। तो ओके। हमारे यहाँ जो बाल साहित्य की परंपरा है उस पर बातचीत करने का सौभाग्य मुझे मिला था पेरिस में। और आयुर्वेद और योग, इस पर केंद्रित साहित्य हमारे यहाँ कितना प्रचुर मात्रा में है, उस विषय को लेकर के आचार्य बालकृष्ण जी जो पतंजलि का सारा काम देखते हैं और स्वामी जी के साथ लगातार रामदेव जी के साथ काम करते हैं। बिल्कुल, ये तो इनको तो आयुर्वेद का खूब नॉलेज है। हाँ बिल्कुल, जनक माने जाते हैं इस समय आयुर्वेद के वो। बिल्कुल। और बहुत सहज हैं स्वामी जी, अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के। ये तो एक पता नहीं, मैं चूंकि बाल साहित्य में काम करता हूँ इसलिए बच्चों के साथ मेरा विशेष लगाव है। सोशल मीडिया पर आपको इस तरह के चित्र बहुत मिलेंगे। भारत माता की आरती 3 विधाओं के साथ करने वाले, अपनी स्वरचित कविता जो वो स्वयं लिखते हैं, सत्यनारायण जी मौर्य राष्ट्रीय कवि हैं, और फिर खुद उसको गाते हैं संगीत के साथ, और इन 2 विधाओं के प्रदर्शन के साथ साथ त्वरित चित्र बनाते जाते हैं। ये अपने आप में एक अनूठी विधा है, और आप शायद देखा होगा, देश के कई लोग यूट्यूब पर भी देखते होंगे, सत्यनारायण जी मौर्य और आदरणीय त्रिपाठी जी, मिथिला प्रसाद जी त्रिपाठी हैं, हम लोग एक आयोजन में दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये जुगलबंदी करते हैं ऐसे? हाँ, बहुत सुंदर समन्वय होता है। और भारत माता की आरती नाम से वो कार्यक्रम करते हैं, और तीनों विधाओं में पारंगत है, लेखन में, गायन में। और अब मेरी पुस्तकों को संभवतः आप ले आए हैं, इसमें शीर्ष पर भारत शीर्षक से मेरी ये पुस्तक आई थी, जिसमें मैंने भारत के गौरव को बढ़ाने वाले ऐसे कारक लिए थे। ये पुस्तक दरअसल 2 भागों में आई थी। पहले भारत परम वैभव की ओर, एक इस शीर्षक से पुस्तक आई थी, दूसरे क्रम पर ये शीर्ष पर भारत। इसमें मैंने कोशिश ये की थी कि भारत की ऐसी चीजें जिनको आज भी लोग सम्मान और श्रद्धा के साथ देखते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु था, मैं कहता हूँ भारत विश्व गुरु था नहीं, है और रहेगा। तो और कई बार हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, मैं कहता हूँ भारत आज भी सोने का गरुड़ है। आप उसकी क्षमताओं का आकलन करके तो देखिए। तो ऐसे कुछ फैक्ट लेकर के और मैंने ये वाली पुस्तक तैयार की थी, शीर्ष पर भारत। ये किस प्रकाशन में है? ये संदर्भ प्रकाशन भोपाल से आई थी। ओके। जी। ये एकनाथ जी रानाडे के जीवन पर केंद्रित एक पुस्तक आई थी। ये कॉमिक्स है, दरअसल चित्र कथा है। मैं चूंकि बच्चों के साहित्य में ज्यादा काम करता हूँ, तो हम सबको पता होगा कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, उन्होंने विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में बनाया है, जो समुद्र के बीच टापू पर स्थित है। ये जो बैकग्राउंड में जो आप फोटो देख रहे हैं, ये उस शिला स्मारक का ही। और उस पूरे शिला स्मारक को तैयार करने का काम इस एक व्यक्ति ने किया था, जिनका नाम एकनाथ जी रानाडे। तो विवेकानंद शिला स्मारक जब आप जाएंगे तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी ये जो पुस्तक मूलतः पहले हिंदी में बनी थी, बाद में लगभग 19 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। और ये चित्रकथा आपको प्रत्येक भाषा में अनुवादित होकर के देश के कोने कोने में प्राप्त हो जाती है ये, और विशेष करके विवेकानंद केंद्र के सभी संस्थानों पर तो ये उपलब्ध रहती है। ये मेरे ख्याल से मेरे पुराने जो स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ भी अवेलेबल जरूर होगी। जी। आचार्य रामविलास जी शर्मा पर एक अच्छी पुस्तक का संपादन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था, और ये वही ग्रंथ है मेरे संपादन में तैयार हुआ था। जिस पुस्तक का मैं अभी उल्लेख कर रहा था, 4-5 पुस्तकों का एक साथ लोकार्पण हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसमें से ये पुस्तक है। आजाद हिंद सरकार पर विषय पर केंद्रित ये पुस्तक थी, और ये भी बच्चों के लिए ही तैयार हुई है। बच्चों को दरअसल कई बार पता नहीं होता, उनको लगता है आजाद हिंद सरकार वास्तव में भारत को, जब हम कहते हैं कि भारत गुलाम था, वास्तव में भारत गुलाम कभी रहा ही नहीं। अंग्रेजों से संघर्ष का ही काल हमारा रहा। 1857 से 1947 का जो संघर्ष हम कहते हैं, वो एक प्रकार से स्वातंत्र समर था, न कि वो गुलामी का काल था। हम कई बार इसको विद्रोह कह देते हैं। विद्रोह तो तब होता है जब अंग्रेजों की हम गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। हमने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। और आश्चर्य की बात यह कि सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी धरती पर जाकर के, रंगून की धरती पर बैठ करके रेडियो की स्थापना की, सेना का गठन किया, पूरा एक मंत्रिमंडल बनाया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद निर्मित करके उस पर लोगों को बैठाया। तो अंग्रेजों का जिस समय संघर्ष का युग चल रहा था, तब भारत में पहली आजाद हिंद सरकार का गठन हो गया था। और ये इतिहास पूरा का पूरा एक प्रकार से अज्ञात जैसा है। तो सर, ये मुझे लगता है ना, ये में बालकों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी होना चाहिए। निश्चित बड़ी उम्र के लोगों को भी कई बार पता नहीं होता है इतिहास में ऐसे चीजों को
ऐसे चीजों को दबा दिया गया है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और ना वो सच पाठ्यक्रम बात। में है। जी जी। देश के लिए जीना सीखें ये पुस्तक है, और इसमें वास्तव में मैंने इस प्रकार की कुछ कथानक लिया है कि बच्चों को कई बार ऐसा लगता है, नई पीढ़ी के बच्चों को, कि आज देश के लिए क्या करें, देश के लिए कुछ करना है तो वो उन्होंने अभी तक काल्पनिक उपन्यास पढ़े हैं, कहानियां पढ़ी है, कविताएं पढ़ी है, माँ मुझे बंदूक दे दे मैं सीमा पर चला जाऊंगा। लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चे को लगता है कि देश के लिए मरना किस लिए भैया, इसके लिए तो सेना है, सैनिक है। हम लोग जो आईटी प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, राजनीति में हम लोग क्या करें। तो उनके लिए एक अच्छा संदेश इस पुस्तक से प्राप्त होता है कि देश के लिए मरना नहीं, देश के लिए जीना सीखें। और इस संदेश को लेकर के ये पुस्तक मैंने तैयार की थी। और इसका मूल जो पात्र हैं वो गोलवलकर जी हैं। गोलवलकर जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को केंद्र में रखा है। दरअसल ये सूत्र भारत के लोगों को गोलवलकर जी ने दिया। ओके। और इसलिए ये पुस्तक मैंने तैयार की थी, इसलिए उनका चित्र भी इस पर है, क्योंकि इस ये भी मंत्र के उद्गाता वही माने जाते हैं। ये भी वही भोपाल से प्रकाशित हुई संदर्भ ये से? कुरुक्षेत्र से है। ओके। कुरुक्षेत्र से जी। माधुरी निर्झर में तो कृष्ण भक्ति के कुछ गीतों का संकलन है। ये मेरे द्वारा संपादित पुस्तक। ब्रजमंडल में जिन गीतों को गाया जाता है लोक में, उन गीतों को मैंने लिख दिया। ये उत्तिष्ठ दुर्गे, ये एक पुस्तक का संपादन करने का सौभाग्य मिला था। और इसमें मैंने भारत के उन नारी पात्रों को लिया था जिन नारी पात्रों ने संपूर्ण समाज को दिशा दी। इसमें आप देख रहे होंगे जीजा माता दिख रही हैं, रानी गाइदिन्यू दिख रही हैं, पूर्वोत्तर में जिन्होंने क्रांति में भाग लिया माँ शारदा हैं, अहिल्याबाई हैं। तो इन सारे चरित्रों को लेकर के ये पुस्तक झांसी की रानी है, ये सब तैयार किया था। इन किताबों के पीछे बहुत रिसर्च की जरूरत तो पड़ती होगी ना? हाँ, पढ़ना पड़ता है, निश्चित बात है। लेकिन इन दिनों में देखता हूँ कि साहित्य लेखन कर्म में लगे हुए हमारे साहित्यकारों को ये बेवकूफी भरे काम लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मौलिक लेखन करना है या इश्क मोहब्बत की शायरियां लिख लेंगे तो शायद साहित्य का लेखन कर्म पूरा हो जाएगा। लेकिन आप नई पीढ़ी को उसके कारण से क्या दे पा रहे हैं? आप कुछ लव स्टोरीज तैयार कर लेंगे काल्पनिक, और उनको पढ़ करके एक युवा अगर चौराहे पर खड़े रह करके लड़कियों को छेड़ता है तो यही अवदान बचता है हमारे साहित्य का। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य को लेकर के थोड़ा गंभीरता लाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, आपने ऐसा कुछ सोचा है? कदम उठाना या नहीं, ये व्यक्तिगत निर्णय करना पड़ेगा। साहित्य क्षेत्र के लोगों को ही ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार उनके लेखन के विषय क्या हो। जैसे ये पुस्तक आप देख रहे हैं, ये हमारे यहीं से संपादित होकर के प्रकाशित हुई थी, टंटिया मामा बड़ो लड़ैया। एक लोकगीत है जिसमें टंटिया मामा एक बड़ा लड़ाकू है, इस प्रकार का भाव लेकर के, और जनजातीय क्षेत्रों में वो लोकगीत गाया जाता है। उनको अच्छा, ये योद्धा थे? ये योद्धा थे, जनजातीय योद्धा रहे, और अंग्रेजों से संघर्ष का एक इतना उज्जवल इतिहास है। विशेष करके झाबुआ जिला जो है, आज जो झाबुआ अलीराजपुर है, शायद युवा पीढ़ी को और बच्चों को जानकर आश्चर्य होगा कि जहां पर वो उनकी शहादत हुई थी, जहां पर वो हुतात्मा हुए थे, उस स्थान पर अंग्रेजों के युग में जब ट्रेन चलती थी तो उनके उस स्थान पर ट्रेन रुक जाया करती थी। और वो क्रम आज भी स्वतंत्र भारत में भी लगातार जारी है। वहां से जब ट्रेनें गुजरती है तो वहां कोई स्टेशन नहीं है, लेकिन इनकी समाधि के स्थान के वहां पर जाकर के ट्रेन 1 मिनट का विराम लेती है और उसके बाद आगे बढ़ती है। तो ये जो सम्मान का प्रकटीकरण देश उनके प्रति कर रहा है, इतने बड़े योद्धा को आज नई पीढ़ी के लोग जाने, इसलिए ये पुस्तक का प्रकाशन है। ओके। तो ये मेरे ख्याल से ये सब ये हमारा साहित्य अकादमी का प्रकाशन है, जो टंटिया मामा बड़ो लड़ैया, और एक जो रामविलास शर्मा जी वाली पुस्तक जो आपने देखी थी, वो भी दोनों साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के प्रकाशन। ये एक पुस्तक हमने बच्चों के लिए तैयार की थी। वास्तव में मन में एक प्रश्न ये खड़ा हुआ एक बार कि बच्चों को इस समय ऋतुएं जो है वो केवल सर्दी गर्मी बरसात पता रहती है। आप किसी बच्चे से पूछो ऋतुएं कितनी होती है तो वो कहते हैं सर्दी गर्मी बरसात। बिल्कुल। तो इन 3 से ऊपर निकल करके 6 ऋतुएं होती है। अगर आप ये कह दें जैसे 10 दिशाओं में जाएं दल बादल से छा जाएं, एक गीत लोग गाते हैं। अब बच्चों से पूछो कि दिशाएं कितनी होती, तो बच्चे क्या आज के युग के बड़े भी कहते हैं, बड़े भी बोलेंगे 4। अब ये 10 दिशाएं कौन सी है? तो ज्योतिष वाला व्यक्ति, वास्तु वाला व्यक्ति या भारतीय परंपरा को जानने वाला व्यक्ति जानता है कि जो 4 कोने हैं तो उनको भी तो 4 दिशाएं कहा जाता है। नैऋत्य है, आग्नेय है, ये कोण है।
तो ये बिल्कुल 4 कोने, ये 8 दिशाएं हो गई, और ऊपर और नीचे ये 2 और मिला तो उसमें तो 10 दिशाएं होती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही ये पुस्तक हमने तैयार की थी कि आखिरकार बच्चों को शिशिर क्या होता है, वसंत क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए, ये कहीं साहित्य के पन्नों में दब करके न रह जाए। तो इसमें बाल रचनाएं हैं। मजे की बात ये है कि बच्चों को बाल कविताएं, बाल कहानियां इस ढंग से दी जाए तो उसमें वो 6 ऋतुओं का वर्णन समझ सके। ओके। उस दृष्टि से ये पुस्तक एक तैयार अभी की थी, दिशाओं षट ऋतु। दिशाओं को लेके अभी मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें शायद नितिन गडकरी जी के वो 10 दिशाओं का कुछ उल्लेख था, तो उसमें किसी ने लिखा हाँ है दिशाएं कब हाँ 4 से 10 हो 10 गई हो हमें गई। पता ही नहीं चला। हाँ हाँ। लोग लोग दरअसल अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनको लगता है ये बोलने वाला मूर्ख है, वही जबकि ज्ञान उनका अल्प है। बिल्कुल। स्वयं तो का। वो उन लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता सर। हाँ हाँ। ये वीर गर्जना एक काव्य संग्रह था। जी। हमारे एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके गीतों का संपादन मैंने किया था, मेरे द्वारा संपादित कृति है ये। ओके। और राष्ट्रभक्ति के गीत थे इसमें, वीर गर्जना शीर्षक से। ये जीवन मूल्य आधारित बाल साहित्य लेखन, ऐसी एक पुस्तक का संपादन किया था, जिसमें हमने ये आग्रह किया था कि बच्चों के लिए, अभी जिस विषय पर आप और हम बात कर रहे थे जी कि बच्चों के लिए क्या लिखना, कैसा लिखना, जिससे बच्चों को एक दिशा मिले। भारतीय जीवन मूल्य जो है, वो भारतीय जीवन मूल्य बच्चे के जीवन में प्रवेश कैसे करें, राष्ट्रभक्ति कैसे आएगी, बड़ों का सम्मान बच्चा कैसे करेगा, आपस में पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, हमारे जो जीवन मूल्य, हम गीता, गंगा, गाय, गोमाता, गायत्री, इनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, वो सब क्या होगा, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था का तरीका क्या है, यज्ञ पद्धति क्या है। तो ऐसे जो भारतीय जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों को केंद्र में रख करके बाल साहित्य कैसे लिखा जाए, ओके। ये दरअसल ये पुस्तक हमने तैयार की थी बड़ों के मार्गदर्शन के लिए, जो अपने आप को बाल साहित्यकार कहते हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन के लिए इस पुस्तक का हमने संपादन किया। ओके। तो यहाँ ये समाप्त होता है। अभी मैंने अपनी स्मृति यात्रा समाप्त हो रही है, इसमें चित्र बिल्कुल मैंने अभी है ना एक बहुत अच्छा संग्रह किया, और इस संग्रह के बहाने बड़ी अच्छी बात हो गई गोविंद जी। बिल्कुल मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कितने विषयों पर हम बातचीत में आ पाते कि नहीं आ पाते, ये संशय था मुझे, लेकिन नहीं, वाकई। चित्रों के और कारण से वो सारे विषय निकल आए एक एक करके। बिल्कुल, जैसे आपने ये बोला ना कि बाल साहित्य, तो मैंने क्या किया, अभी पढ़ने के लिए तो मैं खुद ही देखता हूँ, मेरे घर में बच्चे जो है ना मोबाइल से ज्यादा ये होते हैं, तो मैंने अभी पंचतंत्र की कहानियों को ना, जैसे मैं लाइव जा रहा हूँ ऐसे मैं पंचतंत्र की कहानियां पढ़ता हूँ, वो मम्मी पापा भी सुने, बच्चे भी सुने, एटलीस्ट कान से कुछ तो जाए अंदर, तो वो चीजें सुन के कम से कम याद रह जाती हैं ऐसे। तो ये गोविंद जी मैं बीच में टोक रहा हूँ, क्षमा याचना के साथ। आपने जब ये कहा कि माता पिता भी सुने, तो जैसे आपने कहा ना कि नितिन गडकरी जी की 10 दिशाओं का मजाक बनाया कुछ लोगों ने कि दिशाएं कब से 10 हो गई, आपकी इस बात को भी कुछ लोग मजाक बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई बच्चों का साहित्य तो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सुनाओ, माँ बाप क्यों सुने। मैं बस आपकी बात के समर्थन में ये कहना चाहूंगा दर्शकों को कि देखिए, आज का युग ऐसा हो गया है कि हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, घरों से दादी नानी दादा नाना चले गए। ऐसे में जब एकल परिवार के माता पिता सर्विस पर चले जाते हैं, नौकरी पर चले जाते हैं, और बच्चा अकेला घर में रहता है, उसके पास इंटरनेट है, 350 चैनल टेलीविजन पर हैं, इंटरनेट पर एक असीम संसार है, जो सामग्री उसको नहीं मिलना चाहिए वो सब उसको प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप आज की माताओं से कहें, जैसे मजाक में कहते हैं ना कि जीन्स वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी बच्चे को उड़ाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, ठीक वैसी स्थिति है कि बच्चों को संस्कार देने के लिए नई पीढ़ी की माताओं के पास अच्छी सामग्री का अभाव। आपकी इन सामग्रियों को अगर नई पीढ़ी की बेटियां सुनेगी, जो भविष्य में माँ बनने वाली हैं या जो माँ बन चुकी है, तो कम से कम वो सुन करके अपने बच्चों को सुना सकेंगी। तो मुझे लगता है कि बाल साहित्य की उपयोगिता बड़ों के लिए। बाल पत्रिका, कई बार लोग कहते हैं बाल पत्रिकाएं घर में कब लाना, तो बच्चा कम से कम 3री 4थी कक्षा में चला जाए तब बाल पत्रिकाएं लाना, क्योंकि उसके पहले तो वो पढ़ना जानता नहीं। मेरा आग्रह है कि जो माता पिता, बुजुर्ग लोग घर में नहीं होने के कारण से कहानियां सुनने से वंचित बच्चे घर में हैं, उन बच्चों को आप पत्रिका पढ़ के तो सुना सकते हो कम से कम। ले बेटा बैठ, एक कहानी पढ़ के सुनाता हूँ। मान लीजिए 1ली कक्षा का बच्चा, उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन आपने जैसे ही कविता सुनाना शुरू की वो झूमने लगे, तो आवश्यक नहीं है कि आप उसके कान में ईयरफोन लगा करके यूट्यूब पर कोई एनिमेशन फिल्म दिखाएं। इसके बजाय बच्चों को पुस्तक का आग्रह करके पुस्तक की आदत डालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। और हम चाहेंगे कि जो लेखन के क्षेत्र में हैं अभी युवा जो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे?
युवा मित्रों से मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आपको अपने आदर्श तो तय करना पड़ेंगे। हो सकता है कि उनको लगेगा कि मैं एक तरफा चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि अभी नई पीढ़ी के अनेक बच्चों ने लेखन किया, लेकिन आप देखेंगे कि पौराणिक आख्यान लिखने वाले लोगों का वामपंथियों ने मजाक बनाया। उन्होंने बिल्कुल कहा, सर। अरे पौराणिक आख्यान क्या करेंगे? बोले आप कब तक राम रावण का युद्ध बताते रहोगे? लेकिन अमीश त्रिपाठी ने जब शिव महापुराण पर आधारित अपने उपन्यासों की श्रृंखला प्रस्तुत की, पूरी दुनिया ने उसको हाथों हाथ लिया। बेस्ट सेलर बुक हो गई, मलुहा से लेकर के नागलोक तक और तमाम किताबें। ठीक उसी प्रकार से लोगों को लगता है कि ऐतिहासिक कथानकों का क्या महत्व है, कब तक झांसी की रानी महाराणा प्रताप करते रहोगे, सावरकर के गुणगान गाते रहोगे। लेकिन इन्हीं सावरकर पर जब बेंगलोर का एकदम नई पीढ़ी का बच्चा हमारा विक्रम संपत जब लिखना शुरू करता है, तो विक्रम संपत बेस्ट सेलर हो जाता है। वाह। तो ये उदाहरण है, दोनों युवा लेखक हैं। एक ने पौराणिक आख्यान का सहारा लिया, दूसरे ने ऐतिहासिक आख्यान में भी केवल एक व्यक्ति का सहारा लिया। उनकी 3 पुस्तकें आई, तीनों बेस्ट सेलर हो। इसका अर्थ ये हुआ कि युवा पीढ़ी ये सब पढ़ना पसंद करती है। बिल्कुल। और इसलिए युवा लेखकों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि ये जो बनी बनाई धारणाएं हैं कि आप देश की बात करते हो, पुराणों की बात करते हो, इतिहास की बात करते हो, ये सब बेकार है। ऐसा सोचना मूर्खता है। हम अपने गौरवशाली अतीत को, यदि इतिहास को और हमारे पौराणिक सौष्ठव को साहित्य के माध्यम से सामने लाते हैं। आप देखिए ना, बच्चों में छोटा भीम क्यों प्रसिद्ध हो गया? सुपरमैन बैटमैन से ऊपर निकल करके अगर बिल्कुल, छोटा भीम बिल्कुल। स्थापित हुआ है, तो ये प्रतीक है इस बात का कि भारत की मिट्टी में ये खासियत है कि वो यहाँ के बच्चे को, युवा को, बड़ों को, बुजुर्ग को, महिलाओं को, किसी को भी अपने देश की संस्कृति से दूर नहीं होने देते। बिल्कुल। और इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि इस प्रकार का लेखन हम करते रहें। आज ही मुझे एक ये पुस्तक प्राप्त हुई, अभी इसकी भूमिका मैंने लिखी थी, ओके। और स्त्री से देवी अहिल्याबाई होलकर। मेरा ऐसा कहना है कि इस प्रकार का साहित्य, ये उपन्यास है, इस प्रकार का साहित्य यदि लिखा जाता है तो इसकी स्वीकार्यता बनती है। लोग बिल्कुल। पढ़ते हैं इसको, और लोगों में जिज्ञासा का भाव भी। तो ये सब वाक़ई। लिखने की आवश्यकता है। युवा लेखक इस दिशा में बढ़े। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको काल्पनिक कविताएं नहीं लिखना है, आपको प्रेम श्रृंगार नहीं लिखना है, वो सब भी लिखिए, लेकिन एक प्रतिशत तय करिए। आप अपनी भोजन की थाली में भी अंततः केवल नमकीन नमकीन या केवल मीठा मीठा नहीं रखते। सब प्रकार का स्वाद होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, तीखा भी होता है। तो उस तरीके से लेखन में भी एक रेशियो तय करके रखिए कि हमको इस प्रकार का साहित्य लिखना है। वाक़ई। मुझे लगता है कि यही संदेश केवल आज के युवा लेखकों के लिए मेरा बिल्कुल। और अंत में हम चाहेंगे सर, चैनल, आपको ये चैनल कैसा लगा उसके बारे में भी आप 2 शब्द कहें। बहुत अच्छा लगा, और विशेष करके गोविंद जी, आप सचमुच मतलब आप नहीं होते तो शायद इस बात को मैं और ज्यादा अच्छे से कह पाता। अन्यथा लोग कहेंगे कि मुंह पर प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन आप अध्ययन करके बातचीत करते हैं। मुझे भी इतने वर्ष हो गए लगातार साक्षात्कार देते हुए। कई बार टीवी चैनल्स पर भी होता है, आकाशवाणी पर भी होता है, दूरदर्शन पर भी होता है, और विशेष करके कोरोना काल में तो हम लोगों ने इस तरह के ऑनलाइन बिल्कुल। साक्षात्कार बहुत दिए, 50 यूट्यूब पर शायद होंगे। लेकिन आपने जिस अध्ययन के साथ, जिस सकारात्मकता के साथ और इस साक्षात्कार को लिया है, उसके लिए आपको और चैनल को बहुत सारा धन्यवाद मैं देता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो पद्धति है वास्तव में बातचीत की, हम लोग जिस पारिवारिक भाव से चर्चा कर रहे थे, जी। ये औपचारिकता विहीन पद्धति है। जहाँ बिल्कुल। औपचारिकता आ जाती है, श्रीमान मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, हम देखते हैं ना टीवी डिबेट्स में जैसा होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये ये दरअसल केवल यहाँ तक सीमित हो जाता है, आपके दिमाग तक आता है और दिमाग से फिर बाहर भी चला जाता है। लेकिन आप हम जो बातचीत कर रहे थे, ये पूरी की पूरी बातचीत कानों के माध्यम से ऊपर नहीं जा रही थी, बल्कि हृदय तक पहुंच रही थी। बिल्कुल। और इसलिए ये जो हृदय तक पहुंचने वाली बातें हैं, ये सबको भाती भी है, और इसके लिए पूरा श्रेय मैं आपको देता हूँ नहीं सर, कि ये आपके आशीर्वाद पत्नी ने दीजिए मुझे कि कुछ हम अच्छे उत्तर देने के लिए लालायित किया है, तो इसके लिए आपका सबसे ज्यादा नहीं, धन्यवाद। नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये बहुत अच्छे से। और ये जो तो मैं चैनल है ना, आपके ये चैनल को लगातार देखता रहता हूँ, विशेष करके साहित्यकारों और कलाकारों को ओके। प्रोत्साहन देने के लिए आप जो लगातार काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से देखिए, ये नई तकनीक का लाभ मिलता है। मैं भले ही अपने जीवन में 5 लाख लोगों को निकट से जानता हूँगा, साहित्य क्षेत्र के और पूरे देश भर में, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुझे वो लोग मिलने वाले हैं जिन लोगों तक मेरी पहुंच नहीं थी, या उन लोगों की मुझ तक पहुंच नहीं थी। बिल्कुल। हो सकता है दूर से मेरे बारे में किसी और की कोई धारणा बनी होगी कि ये वामपंथ विरोधी है, या ये संघ की विचारधारा का व्यक्ति है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि पास आइए, व्यक्ति को देखिए, उसके द्वारा रचे हुए साहित्य को देखिए, उसके जीवन में उसने क्या किया है। मेरे 30 वर्ष में मैंने बच्चों के लिए अगर कुछ किया होगा,
तो उसको पास आकर के देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये आदमी गाली देने योग्य है तो गाली दीजिए, आपकी गाली को भी प्रसाद की तरह स्वीकारेंगे, नहीं लेकिन नहीं, पास बिल्कुल आना सर। पड़ेगा। और ये निकट चीजें लाने तो के लिए आपने प्रयास किया, बहुत मैंने धन्यवाद। अभी अभी महसूस किया, जैसे कि आप कह रहे हैं ना ये वामपंथी विचारधारा वाले, ये मैंने अभी अभी महसूस किया कि हम जैसे कला के क्षेत्र से हैं, तो यहाँ कला को जज नहीं करते, वो आपके विचारों को जज करते हैं। इसलिए कहीं ना बिल्कुल कहीं अलग थलग आपको कर दिया जाता है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, या आप राष्ट्र के प्रति सोचते हैं, या आपके प्रधानमंत्री के प्रति आप सोचते हैं, तो आपको अलग थलग कर दिया जाता है। तो मैंने बिल्कुल। काफी सारे लोगों से बात किया जो इस तरह के, तो वो चीजें समझ में आती हैं, और इसीलिए मैंने ये हिंदी में शुरुआत किया। और खासकर जब हम देखते हैं मोदी जी जब विश्व में जाके हिंदी में बात करते हैं ना, तो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो। हाँ, सही वो बात है, सही चीज बात। वो महसूस करता हूँ। नहीं तो पहले ऐसा होता था, इंग्लिश में हम दूसरों को सुनते थे, वो सब ऊपर से जाता था, और हम एकदम छोटे महसूस करते थे। तो वो चीज, वो डर अब खत्म हो गया है, कम से कम इस चीज से। तो सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना सारा समय अरे निकाला अरे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी आपके साक्षात्कार में कितना समय और शेष है? एक मिनट है क्या है ना, बिल्कुल बचा है, हुआ? बहुत ज्यादा है, हाँ, आप मैं कंटिन्यू कर सकते मजेदार हैं। बात आपकी बात में से मुझे याद आ गई। आप कहेंगे कि हम दोनों वाचाल लोग इकट्ठे हो गए एक मंच पर। पेरिस गया था मैं, तो पेरिस में एक बड़ा मजेदार प्रसंग हुआ। ये मातृभाषा को लेकर के आपने जो बात कही ना, कि पहले जी जी। हमारे मन में हिंसा बोध होता था, तो मेरे साथ मेरे एक मित्र गए हुए थे। उन्होंने अंग्रेजी में एक बहुत लंबा प्रश्न किया, अपना पूरा ज्ञान समेटा उन्होंने, और अंग्रेजी में खूब बड़ा प्रश्न किया। और प्रश्न किया था, वहां के एक श्रीमान डगलस थे, जो फ्रांस के इतिहास पर बड़ा विशद अध्ययन उनका है, और अवस्था रही होगी लगभग 90 वर्ष की, जी खूब बुजुर्ग व्यक्ति। तो जैसे ही अंग्रेजी में उन्होंने प्रश्न समाप्त किया, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे मौन बैठे रहे, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हिंदी में बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कितना अच्छा होता तुम यदि ये प्रश्न संस्कृत में करते, हाँ। कितना अच्छा होता अगर तुम ये प्रश्न हिंदी में करते। बोले, भाई मैं इन दिनों भारत से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति में मोदी जी को देखता हूँ। वाह। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मातृभाषा में बात करोगे, आपने अंग्रेजी में इतना बड़ा प्रश्न किया, और फिर अनायास उन्होंने क्या किया कि मंच पर चमू कृष्ण शास्त्री जी, कर्नाटक के संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, वो जी। बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कर्नाटक के बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम कन्नड़ में मुझसे प्रश्न कर। वाह। मैं अपने जीवन में भारत में बहुत कम गया हूं, लेकिन मुझे ये सब भाषाएं आती हैं। आप जिस भाषा में प्रश्न करोगे। और उसके बाद शास्त्री जी को आश्चर्य, उन्होंने तुरंत कहा कि आप कन्नड़ में उत्तर दीजिए। उनको प्रश्न क्या पूछा था ये पता था, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी का मोह है, इससे आप मुक्त होइए। बाहर उसके निकलना बाद है। पूरा प्रवाह 20 मिनट तक वो कन्नड़ में बोलते रहे। वाह। तो विदेशों में भारत की स्वीकार्यता इस तरीके से, नहीं, वाकई। और सचमुच उन लोगों को मोह कल से भी बाहर जैसे हमने निकलना है देखा, अंग्रेजी को। जब सिडनी में मोदी जी हिंदी में अपना भाषण दे रहे थे, तो वहां के लोग एकदम झूम रहे थे उनके बातों को सुन के। लगातार 5 मिनट तक देश का जय जयकार होता रहा, और ये बहुत गर्व की बात है। ये हमारे देश के लोगों को पहचानना होगा। नहीं तो है ना, सच बात। ये जब जब मोदी जी नहीं होंगे, तब तब लोग पहचानेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो सच बात। रहते हुए कद्र नहीं होती ना, वो चीज समझना पड़ेगा लोगों को। लेकिन गोविंद जी, इस मामले में हम सब लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए जी कि जब जब समय आता है, भारत माता वीर प्रसूता भी है, ज्ञान प्रसूता भी है, विद्वत प्रसूता भी है। और मौका आया तो शंकर आए, शंकराचार्य यहाँ पर आए। मौका आया तो विवेकानंद आए, मौका आया तो दयानंद आए, मौका आया तो भगत सिंह आए, और बिल्कुल अवसर आया तो मोदी जी भी आए। आने वाले बिल्कुल। समय में कोई गोविंद विश्वास आएंगे, कोई विकास दबे आएंगे, और क्या? हमारे पोते पोती फिर से इस राष्ट्र के प्रति उसी सम्मान भाव को जागृत करेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल। सब चलता रहेगा, और वाकई सर। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। इस देश का यशोगान पूरे विश्व में होता रहेगा। इस मामले में हम लोग सब आश्वस्त हैं। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा सर बात करके। तो वाह। हम इस बातचीत को यहीं बहुत बहुत विराम देते धन्यवाद हैं, और उन जी। दर्शकों से जरूर कहना चाहेंगे कि सर की पुस्तकें जो अवेलेबल है मार्केट में, आप लोग जरूर पढ़ें। उससे बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो फिर मुलाकात होती है सर। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय बिल्कुल। हिंद। नमस्कार।